आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जिसकी देश भर में चर्चा हो रही है। वो है भारत की राजनीति में जो अभी फिलहाल चल रहा है। भारत की राजनीति में जब भी कोई संवैधानिक पद पर बैठा शख्स अचानक इस्तीफा देता है तो महज स्वास्थ्य कारणों का हवाला देना संदेह से भर देता है। और जब कहीं ना कहीं वो व्यक्ति देश का उपराष्ट्रपति हो यानी राज्यसभा का सभापति, तो शक का जो दायरा है वो और भी बड़ा और गहरा हो जाता है। आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के उस चौंकाने वाले इस्तीफे की जिसने सत्ता के गलियारों में एक गूंज पैदा कर दी है। ये इस्तीफा सिर्फ एक इंसान का नहीं है दोस्तों, बल्कि एक राजनीतिक तंत्र की दरारों को उजागर करता है, उसकी झलक को दर्शाता है। और अगर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें और वीडियो क्लिप्स पर विश्वास किया जाए तो ये सिर्फ इस्तीफा नहीं था दोस्तों, ये एक संदेश था, एक मैसेज था, एक विद्रोह था या शायद एक चेतावनी थी। दोस्तों, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। इस मुद्दे में मैं आगे बढ़ूं, आपसे अपील, गुजारिश के इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों, ताकि दोस्तों जो सिलसिला देश लाइव की तरफ से जारी रहता है वो आगे भी जारी रहे। इसमें आपको सहयोग करना होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। धनखड़ साहब जो सुबह तक राज्यसभा की कार्यवाही को बखूबी संचालित कर रहे थे, उन्होंने दोपहर में अचानक इस्तीफा दिया। ये बीते दिन की मैं बात कर रही हूँ और कारण बताया स्वास्थ्य खराब होना, यानी स्वास्थ्य का हवाला दिया गया। लेकिन महज 10 दिन पहले 10 जुलाई को जेएनयू में उन्होंने खुद सार्वजनिक मंच पर यह कहा था कि वो अगस्त 2027 में रिटायर होंगे, बशर्ते भगवान की कृपा बनी रहे। तो क्या 10 दिन में ही इतनी बड़ी स्वास्थ्य आपदा आ गई, या फिर ये बीजेपी का राजनीतिक स्वास्थ्य था जो बिगड़ गया था और इलाज के तौर पर धनखड़ को ही पद से हटा दिया गया? क्योंकि इसके बाद ये सवाल खड़ा होना तो लाजमी है दोस्तों। इसी बीच सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को ये कहते सुना जा सकता है, ये बोलते हुए सुना जा सकता है कि वो जो भी बोलते हैं वही होता है, और फिर बैकग्राउंड में एक झुके हुए धनखड़ दिखाई देते हैं, मोदी के सामने हाथ जोड़ते हुए, नतमस्तक होते हुए। कुछ लोगों ने इसे सत्ता के सामने आत्मसमर्पण बताया तो कुछ ने इसे घुटन में काम कर रहे नेताओं की बेबसी की तस्वीर कहा। लेकिन सवाल तो ये है दोस्तों कि क्या देश का उपराष्ट्रपति इतना कमजोर हो सकता है, इतना कमजोर हो सकता है कि उसे बिना विदाई भाषण के बाहर कर दिया जाए? आप ही बताइए दोस्तों। दरअसल दोस्तों, इस्तीफे के पीछे जो कहानियां तैर रही है ना, वो बहुत कुछ बयां करती है, बहुत कुछ कहती है। ललन टॉप की रिपोर्ट के मुताबिक इस्तीफे की पृष्ठभूमि में 2 संवेदनशील मसले थे। पहला, सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के खिलाफ महाअभियोग की चर्चा, और दूसरा, राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे पर विपक्षी नेताओं को खुलकर बोलने का मौका देना। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि संसद के मॉनसून सत्र में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी सांसद लगातार ऑपरेशन सिंदूर और जजों की नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार की घेराबंदी कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, जो विपक्ष का कहीं ना कहीं कायदा भी है। और धनखड़ साहब ने अपने पद की गरिमा को रखते हुए कई बार सरकार से वो अलग खड़े दिखाई दिए। शायद यही उन्होंने गुस्ताखी कर दी, शायद उनकी सबसे बड़ी गलती ही यही रही कि उन्हें इस्तीफा देकर इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। खैर, जगदीप धनखड़ ने जजों के खिलाफ महाभियोग की संभावनाओं पर चर्चा के लिए संसद में मौन साधे रखा और कांग्रेस के नेताओं को पर्याप्त समय और स्पेस दिया कि आप अपनी बात रखिए, आप सरकार से, सत्ता से क्या पूछना चाहते हैं, तो उसमें क्या गलत किया? क्या यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई? मोदी शाह के दौर की राजनीति में तटस्थ रहना भी गुनाह बन चुका है दोस्तों। अगर आप 100% सरकार के साथ नहीं है ना, तो आप सरकार के खिलाफ, यही मान लिया जाता है। शायद यही वजह रही या यही कारण रहा कि बिना किसी आधिकारिक सम्मान, बिना विदाई के उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैं धनखड़ की बात कर रही हूं, जगदीप धनखड़, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है, जिसके बाद चर्चाएं जोरों पर हैं, कई तरह के सवाल लोगों के मन में हैं। अब अगर
हम धनखड़ की पूरी पृष्ठभूमि पर जाएं तो उनका सफर एक जुझारू वकील से लेकर राज्यपाल और फिर उपराष्ट्रपति बनने तक का रहा है। बखूबी उन्होंने इन पदों को, इन जिम्मेदारियों को संभाला है। उन्होंने जाट समुदाय की राजनीतिक आकांक्षाओं को मजबूती के साथ पेश किया। ये उनका करियर की मैं वो तमाम चीजें बता रही हूँ जो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका को दिखाते दर्शाते। कई बार किसानों के मुद्दों पर उन्होंने संवेदनशील रूप दिखाया है। लेकिन उपराष्ट्रपति बनने के बाद जब सत्ता की तरफ से ये उम्मीद की जा रही थी कि वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी मॉडल के तहत काम करे, तब धनखड़ कई बार असहज दिखाई दिए, अनकंफर्टेबल दिखाई दिए। जब अपनी प्रवृत्ति से हटकर कोई काम होता है तो अनकंफर्टेबल हो ही जाता है। उनकी कुछ टिप्पणियां, जैसे हम संविधान को नहीं समझ पाए हैं या फिर न्यायपालिका पारदर्शी नहीं है, कोर्ट और सरकार दोनों पर निशाना माने, ये वो बयान है या ये वो टिप्पणियां हैं जो जगदीप धनखड़ को कहीं ना कहीं ले बैठी सत्ता को ये पसंद नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगा दोस्तों जब धनखड़ ने राज्यसभा में विपक्ष को बोलने का पूरा अवसर दे दिया, खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर के वक्त। ये वही मुद्दा था दोस्तों, ये वही मुद्दा था जिसमें केंद्र सरकार विशेष रूप से रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय की कहीं ना कहीं भूमिका पर सवाल उठते नजर आ रहे थे। आरोप थे कि कैसे एक गुप्त सैन्य ऑपरेशन को मीडिया में प्रचारित करके राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की गई, लाभ लेने की कोशिश की गई। और जब विपक्ष ने इस पर बहस करनी चाहिए तो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने उन्हें रोका नहीं, मौका दिया, बल्कि संविधान के तहत बोलने की अनुमति दी। तो क्या गलत किया उन्होंने? लेकिन यही शायद उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल मानी गई कि उन्हें बिना किसी विदाई के, बिना किसी सम्मान पूर्वक जो प्रक्रिया होती है उसके इस्तीफा देना पड़ा। अब इस पूरे मामले को सिर्फ एक संवैधानिक संकट मानना पर्याप्त नहीं होगा, ये एक राजनीतिक भूचाल का संकेत भी है दोस्तों। ये पहलू भी आपको समझना होगा। बीजेपी में आंतरिक तौर पर अगर देखा जाए तो उठापटक चल रही है। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा की जो तिकड़ी है वो एक तरफ, दूसरी तरफ कुछ ऐसे चेहरे हैं जो अब खुलकर नहीं तो इशारों में विरोध जरूर करने लगे हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ की विदाई उसी भीतरी असहमति का प्रतीक बन सकती है या मानी जा सकती है दोस्तों। खैर, सच्चाई क्या होगी, क्या कहा जाएगा जगदीप धनखड़ की तरफ से, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अनबन यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो दो फाड़ है बीजेपी के अंदर खाते, जो बाहर नहीं है लेकिन दिखाई पड़ रही है, और ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ हो। याद कीजिए कैसे पहले वेंकैया नायडू को दोबारा उपराष्ट्रपति नहीं बनाया गया, कैसे रामनाथ कोविंद को दोबारा राष्ट्रपति नहीं बनाया गया, और अब धनखड़ साहब को बीच रास्ते में इस्तीफा देना पड़ा। ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है दोस्तों। अगर आप 100% नरेंद्र मोदी स्टाइल में नहीं चलते हैं तो आपको साइडलाइन कर दिया जाता है, एकदम साइडलाइन, इस्तीफा ले लिया जाता है और आपको मौका भी नहीं दिया जाता है कि आप क्यों ये इस्तीफा दे रहे हैं। अब सवाल दोस्तों ये उठता है कि इसके बाद आखिर क्या विपक्ष इस्तीफे को एक बड़ा मुद्दा बनाएगा? क्या संसद में मोदी सरकार को जवाबदेह ठहराया जाएगा? और क्या धनखड़ कभी खुलकर इस पर अपनी बात रख पाएंगे, बोल पाएंगे, या फिर वो भी राष्ट्रवाद, अनुशासन और स्वेच्छा के जाल में फंसकर चुप हो जाएंगे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं इस वक्त हर जहन में उठ रहे होंगे। और देखना दिलचस्प तो ये भी होगा दोस्तों कि अब अगला उपराष्ट्रपति कौन बनेगा। क्या बीजेपी किसी पूरी तरह वफादार चेहरे को सामने लाएगी या कोई और राजनीतिक गणित यहाँ पर बिठाया जाएगा और वो काम आएगा? क्योंकि समीकरण बिठाने में तो बीजेपी माहिर है। और आखिर में दोस्तों यही कि इस घटनाक्रम को सिर्फ इस्तीफे तक सीमित मत देखिए, इसे लोकतंत्र के गिरते स्तर, सत्ता की बढ़ती केंद्रीकरण और संवैधानिक संस्थाओं की खोखली होती आत्मा के तौर पर देखिए। जब देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद, जी हाँ, देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद इस तरह से सत्ता के इशारे पर झुकने या हटने को मजबूर हो जाए तो आप समझ जाइए कि हम लोकतंत्र के बाद के युग में प्रवेश कर चुके हैं, उसमें एंट्री ले चुके हैं। तो दोस्तों सवाल बहुत है, जवाब अभी धुंधले हैं, या ये कहें कि एक भी नहीं। लेकिन ये तो तय है कि धनखड़ का इस्तीफा महज एक व्यक्तिगत फैसला तो नहीं, ये उस सिस्टम की सच्चाई है, ये उस सिस्टम का कटु सत्य है जहां पद, गरिमा और अनुभव से ज्यादा महत्व वफादारी और मौन को दिया जाता है।
क्योंकि अगर आपने सवाल पूछा तो आपके खिलाफ पूरा सिस्टम यानी आने वाले वक्त में ये तय करेगा या ये किया जाएगा कि भारत का लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। वो दिशा जहां हर संस्था सत्ता के सामने नतमस्तक हो गई है, या वो दिशा जहां कुछ आवाजें अब भी संविधान की रक्षा के लिए खड़ी। तो दोस्तों, ये मुद्दा बेहद गंभीर था, इसकी चर्चाएं पूरे देश भर में चल रही हैं। हालांकि जगदीप धनखड़ अपनी सेहत का हवाला यहां पर जरूर दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो अंदर खाते क्या है वो तो सत्ताधारी और बीजेपी ही जानती है। लेकिन इस बीच ये जो समीकरण की मैंने बात करी, इन तमाम बातों का जिक्र मैंने किया, अगर तस्वीर कमोवेश वैसी ही रहती है तो आप समझ जाए कि लोकतंत्र खतरे में है और राजनीति का स्तर लगातार नीचे गिरता जा रहा है। तो हमें तय करना होगा कि हमें क्या करना है। इसी के साथ इस वीडियो में, इस चर्चा में यहीं विराम लगाती हूँ। फिर हाजिर होंगी नए विषय के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।